अनन्या को अपनी दौलत, अपने रुतबे और अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। इसलिए जब उसकी मुलाकात एक साधारण से दिखने वाले मैकेनिक से हुई तो उसने उसे अपने से बहुत नीचे समझकर उसका अपमान कर दिया। लेकिन अनन्या नहीं जानती थी कि जिस इंसान को वो मामूली समझ रही है उसकी असली पहचान उससे बिल्कुल अलग थी। आखिर वो मैकेनिक कौन था और जब उसकी असली पहचान सबके सामने आई तब अनन्या को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास कैसे हुआ, जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखें। मुंबई के पॉश इलाकों की चकाचौंध के ठीक दूसरे छोर पर पुराने शहर की एक गली में आदित्य मोटर्स का एक छोटा सा गैराज था। गैराज के नाम पर बस एक टिन का शेड और कुछ बिखरे हुए औजार थे। इसका मालिक आदित्य एक शांत और मेहनती युवक था। उसके कपड़े हमेशा ग्रीस और मोबिल ऑयल से सने रहते, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और काम के प्रति ईमानदारी झलकती थी। उसके हाथ किसी मशीन पर ऐसे चलते थे मानो वो कोई बेजान पुर्जे नहीं बल्कि किसी मरीज की नब्ज टटोल रहा हो। आसपास के लोग उसे एक साधारण, कम बोलने वाला मैकेनिक ही समझते थे। एक उमस भरी दोपहर एक शानदार विदेशी कार उस गली के मुहाने पर आकर जोर से घरघराई और बंद हो गई। कार का दरवाजा खुला और उसमें से अनन्या बाहर निकली। अनन्या शहर के सबसे बड़े टेक्सटाइल व्यापारियों में से एक श्री वर्मा की इकलौती बेटी थी। विदेश से पढ़कर लौटी, आत्मविश्वास से भरी, लेकिन उसके आत्मविश्वास में अहंकार की एक हल्की सी परत भी थी। उसने अपने डिजाइनर कपड़ों को धूल से बचाते हुए आसपास देखा और नाक सिकोड़ ली। ओह गॉड, ये कैसी जगह है, वो बड़बड़ाई। उसकी नजर आदित्य मोटर्स के बोर्ड पर पड़ी। उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो न चाहते हुए भी उस गैराज की तरफ बढ़ी। आदित्य उस वक्त एक पुरानी एम्बेसडर के बोनेट में झुका हुआ था। सुनो, अनन्या की तेज आवाज ने आदित्य का ध्यान खींचा। आदित्य ने अपने तेल लगे हाथों को एक कपड़े से पोंछते हुए ऊपर देखा। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लेकिन गुस्से में तमतमाई लड़की खड़ी थी। मेरी कार खराब हो गई है, ठीक कर सकते हो? अनन्या ने ऐसे पूछा जैसे कोई एहसान कर रही हो। आदित्य ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, देखना पड़ेगा, लाइए, चाबी दीजिए। अनन्या ने अपनी कार की चाबी उसकी तरफ ऐसे बढ़ाई जैसे किसी गंदी चीज को छू रही हो। आदित्य ने शांति से चाबी ली और कार की तरफ बढ़ गया। अनन्या एक टूटे हुए स्टूल पर अपने महंगे हैंडबैग को कसकर पकड़े हुए बैठ गई। वह आदित्य को देख रही थी, उसके गंदे कपड़े, उसके साधारण चप्पल और उसका शांत स्वभाव। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि यह आदमी जाहिल है जिसे शायद बस जुगाड़ करना ही आता होगा। 15 मिनट के अंदर ही आदित्य वापस आया। इंजन ओवरहीट हो गया था और कूलेंट पाइप में एक छोटा सा लीक था। मैंने ठीक कर दिया है, अभी के लिए चल जाएगी, लेकिन पाइप बदलना पड़ेगा। अनन्या हैरान थी। जिस कार को कंपनी के शोरूम वाले 2 घंटे से पहले देखने को तैयार नहीं होते, उसे इस आदमी ने 15 मिनट में ठीक कर दिया था। लेकिन उसने अपनी हैरानी चेहरे पर नहीं आने दी। कितने पैसे हुए? उसने अपना पर्स निकालते हुए रूखेपन से पूछा। 200 रुपए, आदित्य ने शांत भाव से कहा। अनन्या ने पर्स से 500 का नोट निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया। कीप द चेंज, उसने कहा और अपनी कार की तरफ मुड़ गई। मैडम, आदित्य की आवाज ने उसे रोका। पूरे पैसे दीजिए। अनन्या ने पलटकर उसे घूर कर देखा। मैंने कहा ना, बाकी तुम रख लो, तुम्हारी दिन भर की कमाई से ज्यादा होंगे। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक मजाक उड़ाने वाला भाव था। आदित्य के चेहरे पर पहली बार एक हल्का सा बदलाव आया। उसकी शांत आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सी सख्ती उभरी, लेकिन फिर गायब हो गई। उसने कहा, मुझे आपकी बख्शिश नहीं चाहिए मैडम, मुझे मेरी मेहनत के पूरे 200 रुपए चाहिए, न एक ज्यादा न एक कम। अनन्या का चेहरा अपमान से लाल हो गया। एक मामूली मैकेनिक उसे उसूल सिखा रहा था। उसने गुस्से में पर्स से 200 रुपए निकालकर उसके हाथ में लगभग ठूंस दिए और बिना कुछ कहे अपनी कार में बैठकर तेजी से चली गई। जाते जाते शीशे में उसने आदित्य को देखा, जो शांति से उन नोटों को अपने गले में रख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अनन्या को लगा था कि उस मामूली मैकेनिक से उसका दोबारा कभी सामना नहीं होगा और ये अध्याय यही खत्म हो गया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि किस्मत ने तो बस अपनी कहानी की भूमिका लिखी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें
उसका अहंकार बार बार उस मैकेनिक की सादगी से टकराने वाला था। पहली मुलाकात का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि किस्मत ने एक बार फिर दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। कभी कभी जिंदगी हमें बार बार उन्हीं लोगों से मिलवाती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करना चाहते हैं। अनन्या के लिए आदित्य एक भूला हुआ अध्याय था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उस घटना के कुछ हफ्ते बीत गए। अनन्या अपनी दुनिया में मग्न थी, दोस्तों के साथ पार्टियां, शॉपिंग और अपने पिता के बिजनेस में बस नाम के लिए शामिल होना। वो आदित्य और उस गैराज को पूरी तरह से भूल चुकी थी। लेकिन किस्मत का खेल निराला होता है। अनन्या के पिता श्री वर्मा ने शहर के बाहरी इलाके में एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोलने का फैसला किया था। यह उनके लिए एक बड़ा सामाजिक कार्य था और इसके उद्घाटन समारोह की तैयारी जोरों पर थी। अनन्या को भी इस काम में लगाया गया था, हालांकि उसकी इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह बस अपने पिता के दबाव में ये सब कर रही थी। उद्घाटन से एक दिन पहले जब सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, डिस्पेंसरी का जनरेटर अचानक खराब हो गया। ये एक बड़ी समस्या थी क्योंकि पूरा इलाका पावर कट की समस्या से जूझ रहा था और बिना जनरेटर के अगले दिन का कार्यक्रम असंभव था। शहर के सबसे अच्छे मैकेनिक को बुलाया गया, लेकिन उसने हाथ खड़े कर दिए। जनरेटर इंपोर्टेड था और उसका कोई पुर्जा मिलना मुश्किल था। श्री वर्मा परेशान हो गए। उनकी इज्जत दांव पर लगी थी। अनन्या अपने पिता को परेशान देखकर थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। तभी श्री वर्मा के मैनेजर ने, जो उसी इलाके में रहता था, एक सुझाव दिया। सर, यहाँ पास में एक छोटा सा मैकेनिक है, आदित्य। लोग कहते हैं कि उसके हाथ में जादू है, बंद पड़ी मशीनों को भी जिंदा कर देता है। एक बार उससे बात करके देखें। अनन्या ने जैसे ही आदित्य नाम सुना, उसे उस गैराज वाले की याद आ गई। उसने तुरंत कहा, पापा प्लीज, वो एक मामूली मैकेनिक है। वो इस इंपोर्टेड जनरेटर को क्या समझेगा, वो इसे और बिगाड़ देगा। श्री वर्मा ने अपनी बेटी की तरफ देखा। बेटा, जब बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो कभी कभी एक साधारण हकीम भी काम आ जाता है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बुलाओ उसे। अनन्या मन मारकर चुप हो गई। आधे घंटे बाद आदित्य अपनी पुरानी साइकिल पर वहां पहुंचा। उसके कपड़े हमेशा की तरह तेल और ग्रीस से सने थे। उसने गैराज से निकलते वक्त शायद कपड़े बदलने की जरूरत भी नहीं समझी थी। उसे वहां देखकर अनन्या ने मुंह फेर लिया। आदित्य ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधा जनरेटर के पास गया, जैसे कोई डॉक्टर मरीज को देखने जाता है। उसने अपने औजारों का थैला खोला और काम में जुट गया। अनन्या दूर खड़ी अपने दोस्तों को मैसेज कर रही थी और बीच बीच में तिरछी नजरों से आदित्य को देख रही थी, ये सोचकर कि ये आदमी अब क्या तमाशा करेगा। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे। आदित्य चुपचाप बिना किसी से बात किए अपने काम में लगा रहा। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में वही एकाग्रता थी। उसने जनरेटर के कई हिस्सों को खोला, कुछ तारों को जोड़ा और अपने थैले से निकाले कुछ अजीब से दिखने वाले पुर्जे लगा दिए, जो किसी भी दुकान पर शायद ही मिलते। अचानक एक जोरदार घरघराहट के साथ जनरेटर चालू हो गया और डिस्पेंसरी की सारी लाइटें जल उठीं। वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी और हैरानी के भाव थे। श्री वर्मा ने आगे बढ़कर आदित्य की पीठ थपथ पाई। वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने। तुमने तो हमारी इज्जत बचा ली। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? आदित्य ने अपने हाथ एक बार फिर उसी गंदे कपड़े से पोंछे और श्री वर्मा की तरफ देखकर विनम्रता से मुस्कुराया। इनाम नहीं सर, बस अपनी मजदूरी दे दीजिए। उसने एक छोटी सी रकम बताई, जो उस काम के हिसाब से बहुत ही कम थी। श्री वर्मा ने उसे 2 गुनी रकम देने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने विनम्रता से मना कर दिया। सर, मैं अपनी मेहनत से ज्यादा नहीं लेता। ये सब कुछ अनन्या देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस आदमी को उसने जाहिल समझा था, उसने वो कर दिखाया था जो शहर के सबसे अच्छे मैकेनिक नहीं कर पाए। और उसके बाद भी उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस वही शांत और विनम्र भाव था। एक पल के लिए अनन्या को अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसके अहंकार ने उस भावना को तुरंत दबा दिया। लक था इसका, उसने अपनी दोस्त को फोन पर कहा। तुक्के में ठीक हो गया होगा, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी हलचल जरूर हुई थी।
उसने पहली बार आदित्य को सिर्फ एक मैकेनिक के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा था जिसके पास कोई असाधारण हुनर था। कहते हैं, सच सूरज की तरह होता है। आप उसे कुछ देर के लिए बादलों के पीछे छिपा तो सकते हैं, लेकिन उसे हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। अनन्या के अहंकार के बादल घने थे, लेकिन अब सच्चाई का सूरज निकलने वाला था। एक ऐसा सच जो न सिर्फ अनन्या बल्कि पूरे शहर की सोच को झकझोर कर रख देगा। कुछ हफ्ते बाद मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून श्री सिंघानिया ने अपने परिवार में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। ये मौका था उनकी पोती के जन्मदिन का और इस अवसर पर शहर के सभी नामी गिरामी उद्योगपति, राजनेता और सेलिब्रिटीज आमंत्रित थे। श्री वर्मा और उनका परिवार भी इस हाई प्रोफाइल पार्टी का हिस्सा थे। अनन्या ने इस समारोह के लिए खास तैयारी की थी। उसने सबसे महंगी डिजाइनर ड्रेस पहनी थी और वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थी, अपने पिता के बिजनेस के लिए नए कॉन्टैक्ट्स बनाना और अपनी सामाजिक हैसियत का प्रदर्शन करना। पार्टी अपनी पूरी रफ्तार पर थी। हल्की हल्की म्यूजिक बज रही थी और लोग छोटे छोटे समूहों में खड़े बिजनेस और राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। अनन्या भी अपने दोस्तों के साथ गपशप में व्यस्त थी। तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और वह चौंक गई। पार्टी के एक कोने में कैटरिंग स्टाफ की देखरेख में लगा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। लेकिन आज वो अपने तेल लगे गंदे कपड़ों में नहीं था। उसने एक साफ सुथरी लेकिन साधारण सी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वह चुपचाप बिना किसी से बात किए अपना काम कर रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि मेहमानों को कोई कमी न हो। उसे वहां देखकर अनन्या की पुरानी कड़वाहट फिर से जाग उठी। उसे लगा कि इस मामूली मैकेनिक ने यहां भी घुसपैठ कर ली है। उसके दोस्त ने पूछा, ये कौन है? कैटरिंग का मैनेजर लग रहा है। अनन्या ने एक तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, मैनेजर? अरे नहीं, ये तो एक मामूली मैकेनिक है। गली के नुक्कड़ पर इसका एक छोटा सा गंदा सा गैराज है। पता नहीं श्री सिंघानिया जैसे लोग ऐसे लोगों को काम पर कैसे रख लेते हैं। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची थी और आसपास खड़े कुछ लोगों ने भी उसे सुन लिया। अनन्या को लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचकर मजा आया। वह आदित्य को नीचा दिखाकर खुद को और ज्यादा श्रेष्ठ महसूस करना चाहती थी। उसने जानबूझकर आदित्य के पास जाकर बिना उसे देखे वेटर से कहा, ये ट्रे यहां से हटाओ, रास्ता रोक रही है। उसका इशारा आदित्य की तरफ था, जो वहां खड़े होकर स्टाफ को निर्देश दे रहा था। आदित्य ने एक बार फिर उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने शांति से वेटर को अपना काम करने का इशारा किया और दूसरी तरफ चला गया। आदित्य के इस शांत और गरिमापूर्ण व्यवहार ने अनन्या के अहंकार को और भी ज्यादा चोट पहुंचाई। वो गुस्से से भर गई, लेकिन कुछ कर नहीं सकी। ठीक उसी समय मंच पर श्री सिंघानिया आए। उन्होंने माइक हाथ में लिया और कहा, देवियों और सज्जनों, आज इस खुशी के मौके पर मैं आपका परिचय एक बहुत ही खास मेहमान से करवाना चाहता हूं। एक ऐसा युवा जिसने गुमनामी में रहकर अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है जिसका सपना देखना भी मुश्किल है। सबकी नजरें मंच पर टिक गई। लोग उत्सुक थे कि ये रहस्यमय युवा उद्यमी कौन है। श्री सिंघानिया ने आगे कहा, आप में से कई लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नए नाम की चर्चा सुन रहे होंगे, सिया मोटर्स। एक ऐसी कंपनी जो बहुत जल्द भारत की पहली स्मार्ट इलेक्ट्रिक लग्जरी कार लॉन्च करने जा रही है। आज मैं आपको उस कंपनी के संस्थापक और मालिक से मिलवाना चाहता हूं। प्लीज वेलकम द मैन बिहाइंड दिस रेवोल्यूशन, मिस्टर आदित्य। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन अनन्या को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कान सुन्न हो गए थे। उसने अपनी आंखों से जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। कैटरिंग की यूनिफॉर्म पहने खड़ा आदित्य अपनी जैकेट उतारकर एक तरफ रखता है। उसके नीचे उसने एक शानदार ब्रांडेड शर्ट पहनी हुई थी। वो आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ मंच की ओर बढ़ता है। श्री सिंघानिया उसे गले लगाते हैं और माइक उसके हाथ में थमा देते हैं। वही गंदे कपड़ों वाला मैकेनिक, वही मामूली सा दिखने वाला आदमी आज मंच पर खड़ा था और पूरा शहर उसके लिए तालियां बजा रहा था। अनन्या को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। जिस व्यक्ति को उसने साधारण और जाहिल समझा था, वो असल में अरबों की कंपनी का मालिक था।
उसने आदित्य को नीचा दिखाने के लिए सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था, और अब वो खुद सबके सामने एक मजाक बनकर रह गई थी। उसे अपनी कही हर बात, अपनी हर हरकत याद आ रही थी। उसे याद आया कैसे आदित्य ने हमेशा शांति और विनम्रता से जवाब दिया था। वो बहस कर सकता था, अपनी पहचान बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चुपचाप अपमान सहता रहा, क्योंकि शायद वह जानता था कि उसका काम और उसकी असली पहचान ही एक दिन सबसे बड़ा जवाब होगी। अनन्या का चेहरा शर्मिंदगी से सफेद पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि उसने किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि खुद अपनी सोच का अपमान किया था। आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ था, और ये एहसास किसी सजा से कम नहीं था। आदित्य ने मंच से कुछ शब्द कहे। उसकी आवाज में न कोई घमंड था, न कोई दिखावा। उसने अपनी यात्रा के बारे में बताया, कैसे एक बड़े उद्योगपति का बेटा होने के बावजूद उसने अपने पिता की पहचान से अलग अपनी खुद की पहचान बनाने का फैसला किया। कैसे उसने सालों तक एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी, ताकि वह जमीनी हकीकत को समझ सके, लोगों को परख सके और ये जान सके कि असली सम्मान पैसे से नहीं, बल्कि इंसानियत और हुनर से मिलता है। उसने बताया कि उसका गैराज कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी प्रयोगशाला थी, जहां उसने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार का प्रोटोटाइप बनाया था। उसकी हर बात अनन्या के दिल में एक तीर की तरह चुभ रही थी। उसे समझ आया कि आदित्य का शांत व्यवहार उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत थी। वो लोगों के असली चेहरे देखना चाहता था, उनके दिलों में झांकना चाहता था, न कि उनके बैंक बैलेंस में। समारोह खत्म होने तक अनन्या एक कोने में मूर्ति की तरह खड़ी रही। उसके दोस्त, जो कुछ देर पहले तक उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, अब आदित्य के आसपास भीड़ लगाए हुए थे। दुनिया का यही दस्तूर है, वो हमेशा उगते सूरज को सलाम करती है। अनन्या को पहली बार अपनी दुनिया की खोखली सच्चाई का एहसास हुआ। जब भीड़ छंटी तो अनन्या ने हिम्मत जुटाई। कांपते कदमों से वह आदित्य के पास पहुंची। आदित्य अपने पुराने दोस्त श्री सिंघानिया से बात कर रहा था। अनन्या को आता देख वो रुक गया। अनन्या की आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज भारी थी। मिस्टर आदित्य, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो इससे ज्यादा कुछ न कह सकी, शब्द उसके गले में ही अटक गए। आदित्य ने उसे एक पल के लिए देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न कोई शिकायत, बस वही गहरी शांत समझ थी। उसने बहुत सहजता से कहा, माफी की कोई जरूरत नहीं है मिस वर्मा। आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने वही किया जो आपको ठीक लगा और मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। कभी कभी हमारी समझ हमें धोखा दे देती है। आदित्य का यह सरल सा जवाब अनन्या के लिए किसी भी सजा से बड़ा था। अगर वह गुस्सा करता, चिल्लाता, तो शायद अनन्या को कम बुरा लगता, लेकिन उसकी इस शालीनता ने अनन्या को अंदर तक तोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक अमीर आदमी को नहीं, बल्कि एक सच्चे और अच्छे इंसान को ठेस पहुंचाई थी। नहीं, अनन्या ने सिसकते हुए कहा, मैंने आपको जज किया, आपका अपमान किया। मैंने आपकी सादगी को आपकी औकात समझ लिया। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। आदित्य ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर आप सच में प्रायश्चित करना चाहती हैं, तो उसकी एक ही सजा है, अपनी सोच को बदलिए। आइंदा किसी भी इंसान को उसके कपड़ों या उसके काम से मत आकिएगा। हर इंसान सम्मान का हकदार होता है, चाहे वो एक मैकेनिक हो या एक कंपनी का मालिक। अगर आप ये सबक सीख ले तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ये कहकर आदित्य श्री सिंघानिया के साथ आगे बढ़ गया और अनन्या वहीं खड़ी रोती रही। लेकिन ये आंसू सिर्फ पछतावे के नहीं थे, ये शुद्धिकरण के आंसू थे। उस रात अनन्या के अंदर का अहंकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगले दिन शहर ने एक और चमत्कार देखा। श्री वर्मा की बेटी अनन्या वर्मा सिया मोटर्स के चैरिटी विंग में एक वॉलंटियर के तौर पर काम करने पहुंची। वो वहां गांव-गांव जाकर युवा लड़के लड़कियों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रेरित करने का काम करने लगी। अब वो डिजाइनर कपड़ों में नहीं, बल्कि साधारण सलवार कमीज में धूल और धूप की परवाह किए बिना अपना काम पूरी लगन से कर रही थी। उसने आदित्य से फिर कभी सीधे तौर पर बात नहीं की, लेकिन उसका काम ही उसकी खामोश माफी थी। आदित्य दूर से उसे देखता और मन ही मन मुस्कुराता। उसने अनन्या को सजा नहीं दी थी, उसने उसे एक मकसद दिया था। उसने उसे बताया था कि असली खुशी महंगी गाड़ियों और पार्टियों में नहीं,
बल्कि दूसरों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में है। अनन्या ने अपनी सबसे बड़ी भूल से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था, और आदित्य, जो अपनी पहचान छिपाकर लोगों को परख रहा था, उसने अनजाने में ही एक भटके हुए इंसान को सही राह दिखा दी थी। ये कहानी सिर्फ एक अमीर आदमी के मैकेनिक बनने की नहीं थी, ये कहानी थी एक इंसान के बेहतर इंसान बनने की। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, जाते जाते एक सवाल, क्या आपको लगता है कि आज के समाज में किसी व्यक्ति की असली कीमत उसके पैसे और पद से तय होती है, या उसके चरित्र और इंसानियत से? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी को गलत समझा हो और बाद में आपको अपनी गलती का एहसास हुआ? इन सवालों पर अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।